Hello dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astosh and let's begin the today's class. So आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश की जो बुक है क्लास 9th की उसका 9th चैप्टर है जिसका नाम है द गिफ्ट ऑफ द मेजाय. देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से करिएगा, इसको मेजाय बोलते हैं, है ना. और ये जो लिखा गया है वो ओ हेनरी यानी कि ओलिवर हेनरी के द्वारा इसको लिखा गया है. तो इसके मतलब जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो ये चैप्टर है ना वो एक तरीके से ये जो ओलिवर हेनरी हैं उन्होंने ये दर्शाया है कि कैसे एक कपल है ना, एक जोड़ा, प्रेमी जोड़ा कैसे एक दूसरे से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इतना प्यार करते थे और उन दोनों ने अपनी सबसे कीमती चीज़ दांव पे लगा दी ताकि वो अपने एक दूसरे को एक गिफ्ट प्रेजेंट कर पाएँ. और अभी मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए ये बता देता हूँ कि ये मेजाय का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो मेजाय का मतलब होता है कि मतलब मेजाय वो लोग होते हैं जो कि गिफ्ट्स लेकर आते हैं, है ना. और वो ये इनको बहुत ही वाइजेस्ट माना जाता है, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है इन लोगों को. और ये क्रिश्चियन लोगों में अक्सर पाए जाते हैं. और एक बात और कही जाती है इनके संदर्भ में कि मेजाय जो होते हैं ना, इन्होंने ही जो गिफ्टिंग का ट्रेंड जो था, है ना, उसको प्रचलन को आगे बढ़ाया था. तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं आखिर ये है किस चीज़ के संदर्भ में. चलिए, ओलिवर हेनरी इज़ द पेन नेम ऑफ विलियम सिडनी पोर्टर. देखिए, पेन नेम का मतलब उपनाम होता है. तो विलियम सिडनी पोर्टर का उपनाम है ओलिवर हेनरी, जो कि हमारे लेखक इस चैप्टर के. ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, मतलब वह एक प्रोडक्टिव कह सकते हैं या फिर बहुत सृजनात्मक एक लेखक थे. ही रोट 300 शॉर्ट स्टोरीज विच आर कलेक्टेड इन वॉल्यूम्स सच एज Cabbages and Kings, The 4 Million, Roads of Destiny, Waves and Strays and The Voice of the City. मतलब ये बहुत सारी उनकी चुनिंदा कुछ किताबें हैं या फिर कह सकते हैं उनकी जो छोटी छोटी कहानियों के बुक्स हैं जिनको यहाँ पे बताया गया है, उनके बारे में बताया गया. और वो उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने 300, है ना, 300 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं. ठीक है, अब देखिए, Oliver Henry's short stories are best known for word play, एक साथ होगा, wit, word play, warm characterization and clever twist endings. अब देखिए, ये जो ओलिवर हेनरी जो थे ना, वो किस तरीके की किताबें लिखते थे, किस तरीके की कहानियाँ लिखते थे. तो विट यानी कि बहुत विवेक, बहुत समझदारी भरी कहानियाँ होती थी इनकी. वर्ड प्ले यानी कि नोकझोंक वाली, है ना, थोड़ी क्रीड़ात्मक जो होती है ना, उस टाइप की होती थी. वार्म कैरेक्टराइजेशंस यानी कि चित्रांकन, किसी चीज़ का चरित्र वर्णन करना होगा किसी का, तो उसके रिगार्डिंग इनकी कहानियाँ होती थी. एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग, और उनकी कहानियों की जो अंत भाग होता था ना, अंत का जो भाग होता था ना, बहुत ट्विस्टिंग होता था, माइंड ट्विस्ट कर देता था. ठीक है. He was called the American answer to the famous French short story writer Guy de Maupassant. देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो थे ना ओलिवर हेनरी, इनको जो फेमस फ्रेंच यानी कि फ्रांस के जो छोटे कहानियों के जो महान लेखक थे, जो फेमस लेखक थे जिनका नाम था गाय दे माउपसंत, तो इनका अमेरिकन आंसर कहा जाता था. मतलब कहने का मतलब क्या है, गाय दे माउपसंत जो थे वो एक फ्रेंच स्टोरी राइटर थे, है ना. तो वो जो कहानियाँ लिखते थे ना, उनको अमेरिकन फॉर्म में आंसर करने का इन्हीं को श्रेय जाता है. किसको? ओलिवर हेनरी को. बोथ ऑथर्स वे फेमस फॉर सरप्राइज एंडिंग्स. देखिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही ऑथर जो थे, दोनों ही लेखक जो थे ना, ये किस लिए ज़्यादा मशहूर थे. इनकी जो कहानियों का अंत होता था ना, वो बहुत ही ट्विस्टेड होता था, मतलब घुमावदार होता था. लोग चकित रह जाते थे आखिर अंत में हुआ क्या. ठीक है. बट ओलिवर हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर मच मोर प्लेफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक दैन मॉपसंस. कहा जा रहा है जो, लेकिन
ओलिवर हेनरी की जो कहानी होती थी ना, वो ज़्यादा ही मजाकिया किस्म की होती थी और ज़्यादा ही आशावादी किस्म की होती थी माउ पेसेंट के तुलना में। यानी कि कहा जा रहा है कि ओलिवर हेनरी की कहानियाँ ज़्यादा सुनी जाती थी इन कंपैरिजन टू माउ पेसेंट। ठीक है। द प्रेजेंट स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मजाई depicts the profound love of Jim and Della for each other, and so that physical possessions, however valuable they may be, are of little value before true and unselfish love. देखिए, जो अभी की कहानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, वो क्या डिपिक्ट करती है? डिपिक्ट मतलब वर्णन करना या फिर चित्रित करना, है ना। वो क्या हमें दर्शाएगी? वो दिखाएगी कि प्रोफाउंड लव, जो अथाह प्रेम था जिम एंड डेला, दो कैरेक्टर होंगे यहाँ पे, जिम एंड डेला, इनके बीच की जो अथाह प्रेम है एक दूसरे के लिए, है ना, वो दर्शाती है कि फिजिकल पोसेशन मतलब जो आपके पास जो धन दौलत होती है, संपत्ति होती है, भले वो कितनी ज़्यादा ही वैल्यूएबल क्यों ना हो, मतलब उसका अर्थ क्यों ना हो, लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है ट्रू एंड अनसेल्फिश लव से। जो सच्चा प्रेम होता है उससे बहुत कम होती है इसकी महत्व। किसकी महत्व? जो आपके पास संपत्ति पड़ी हुई है। तो इस चीज़ को उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, $1.87, दैट वाज ऑल, एंड 60 cents ऑफ इट वाज इन पेनीज। कहा जा रहा है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं कि ये कौन बोल रहा है। दो किरदार हमें पता चल गए हैं, एक जिम है, एक डेला है। जिम लड़का है, डेला लड़की है। और यहाँ पे अब कहानी जहाँ से स्टार्ट की जा रही है, हमें ये नहीं पता कि कौन कह रहा है ये बात। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। $1.87, देखिए डॉलर अमेरिकन मुद्रा है, तो $1.87, मतलब जो सेंट्स होते हैं उनको डॉलर को 100वां भाग बोला जाता है। तो मतलब जैसे यहाँ पे कॉइन्स होते हैं ना हमारे, उनको वहाँ पे सेंट्स बोलते हैं। तो $1 और बस 87 सेंट्स उनके पास पैसा बचा है। जिस जो भी यहाँ पे बोल रहा है ना, उसके पास इतने पैसे बचे हैं। दैट वाज ऑल, इतने ही हैं। एंड 60 cents ऑफ इट वाज इन पेनीज, मतलब इसमें से भी जो 60 सेंट्स है ना, वो चिल्लर में है ना। पेनीज सेव्ड 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's check burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. कुछ वर्ड मीनिंग्स जो हैं उनको बारे में बताता हूँ आपको। बुलडोजिंग का मतलब होता है बाधे करना, या फिर यूं कहें यहाँ के संदर्भ में, इस चैप्टर के संदर्भ में बोलेंगे यहाँ पे, बुलडोजिंग का मतलब बार्गेनिंग, है ना, मोल भाव करना। और ग्रोसर सब्जी वाला, वेजिटेबल, है ना, और बूचर का मतलब मांस वाला। इम्प्यूटेशन, है ना, इम्प्यूटेशन का मतलब लांछन लगाना। एंड पार्सिमोनी का मतलब होता है कि बहुत ही कंजूस किस्म का। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। पूरे चैप्टर लाइन का मतलब मैं समझाता हूँ। उनके पास इतने ही पैसे बचे हैं, ये पता नहीं कौन बोल रहा है, अभी पता चल जाएगा कि ये जो पेनी है, जो चिल्लर है ना, वो उन्होंने कैसे जमा किए हैं। वो उन्होंने जब भी कोई सब्जी खरीदी है या फिर कोई मांस वगैरह, मतलब गोश्त वगैरह जब भी खरीदा है उन्होंने, है ना, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी है। बुलडोजिंग मतलब बाध्य कर दिया है लोगों को, दुकानदारों को या फिर फेरी वालों को, कि वो कम दाम पे सामान को उनसे बेचे। इसी को ये कह रहे हैं कि उन्होंने कंजूसी वाली हद तक जाकर इन चीज़ों को ख़रीदा है बहुत कम दामों में, ताकि वो पैसे जुगाड़ कर सके। और वो पेनीज जो है ना, सिक्के, इसी बदौलत उन्होंने इकट्ठा करे हैं। कौन बोल रहा था भाई? 3 times डेला काउंटेड इट। देखिए, यानी कि ये चीज़ जो भी बोली जा रही थी वो डेला के द्वारा बोली जा रही थी। और जब ये पैसे उन्होंने इकट्ठा की थी उसने, तो उसने अंत में जब उसके पास $1.87 उसके पास इकट्ठा हुए, तो उसने 3 बार इसको गिना। $1.87 एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस। इतने ही पैसे बचे हैं और अगले दिन क्या है भाई? अगले दिन तो क्रिसमस है। चलिए आगे देखते हैं आगे का सीन क्या है। सेकंड, there was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. देखिए, सैबी का मतलब फटे पुराने होते हैं, काउच मतलब सोफ़ा के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। गोल जो सोफ़े होते हैं, है ना, फुले हुए रहते हैं, वो उनके तरह काउच उनमें बोलते हैं। एंड हाउल मतलब रोना, विलाप करना। अब देखिए, जो ये चीज़ें जब उसने देखा अडेला ने कि इसके पास इतने पैसे बचे हैं, वो बार बार उसको गिने जा रही है। फिर उसके बाद से क्या लिखा है? देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट। अब कुछ नहीं बचा भाई। अब ये सोचते हुए डेला ने सोचा अब तो कुछ बचा ही नहीं। और ये सोचते हुए वो क्या करी? वो फटे पुराने जो छोटा सा काउच था, जो सोफ़ा सेट था, उस पर वो रोते हुए बैठ के रोने लगी। सो डेला डिड इट।
डेला ने किया वैसे ही, रोने लगी. विच इंस्टिगेट्स द मोरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ sobs, sniffles एंड स्माइल्स विथ sniffles predominating. चलिए एक दो वर्ड्स और यहाँ बताता हूँ. इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, प्रारंभ करना, और यहाँ पे जो सॉफ्ट मतलब सिसकी लेना. स्निफल्स का मतलब होता है जब आप रोने लगते हैं तो आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है ना, तो आप करके ऐसे करके आवाज़ निकालते हैं तो आपका नाक जो जाम हो जाता है वो स्निफल करना कहलाता है ना. तो आप स्निफल मतलब नाक सिकोड़ के रोना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं. तो अब बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेला पैसे नहीं थे तो वो काउच पे बैठ के सिसकने लगी, रोने लगी. तो उसके इन बातों से ये समझ आ रहा था कि लाइफ जो है यानी कि ज़िंदगी जो है वो सोचने लगी, मतलब कि ज़िंदगी जो है बस तीन ही चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. क्या क्या? सॉफ्ट्स है ना, आपका रोना धोना जो भी होता है, स्निफल्स यही आप जो नाक से घुट के रो रहे हैं, और स्माइल और वो एक मुस्कान, इन सब चीज़ों से ही मिलकर बनी है. लेकिन स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग, मतलब उन सबसे ज़्यादा जो है स्निफल्स उसको सबसे ज़्यादा आ रही थी तीनों में से. तो यही वो चीज़ कहना चाह रही थी. आगे पढ़ते हैं. वाइल द थर्ड जो है, वाइल द मिस्ट्रेस ऑफ द होम इज ग्रेजुअली सबसाइडिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड, टेक ए लुक एट द होम. देखिए मिस्ट्रेस ऑफ द होम मतलब कहा जा रहा है कि जो उस घर में रहती है उसकी मालकिन यानी डेला खुद. डेला के बारे में बोला जा रहा है कि डेला की इस एक स्थिति से दूसरे स्थिति में पहुंचने तक हम क्या करते हैं, चलते हैं, उसके घर का एक भ्रमण करते हैं. टेक ए लुक एट द होम. चलिए अब उसके घर का एक जायज़ा लेते हैं, है ना. तो अ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक. एक उसका घर जो था, फ्लैट जो था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फर्निश्ड था, वो पक्का का मकान था, पूरा फुल फर्निश्ड था, और उसके जो किराया था वो $8 हर हफ्ते उन्हें देना पड़ता था. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. देखिए यहाँ पे मतलब होता है मेंडिकेंसी स्क्वाड का मतलब होता है ट्रुप ऑफ बेगर्स. ट्रुप ऑफ बेगर्स मतलब भिखारियों का समूह. मेंडिकेंसी स्क्वाड मतलब भिखारियों का समूह. अच्छा, इसके बारे में बताता हूँ इस लाइन से क्या बात निकल के आती है कि इट डिड नॉट एग्जैक्टली बेग अ डिस्क्रिप्शन. मतलब अगर आपको बोला जाए कि आपका जो घर है वो उसका जो रेंट है वो $8 पर हफ्ते आपको दिए जा रहा है, और साथ में जो दुर्दशा अभी दिखाई जा रही है लड़की की, डेला की, कि उसके पास इतने कम पैसे बचे हुए हैं, तो इससे हम ये नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनकी हर परिस्थिति जो है दयनीय है. उनकी स्थिति भिखारियों की तरह बिल्कुल ही नहीं है. ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं. इन द वेस्टिब्यूल below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. देखिए वेस्टिब्यूल मतलब होता है पॉर्च. पॉर्च मतलब गलियारा जो जानते हैं ना, तो ये गलियारे की बात की जा रही है. जो उनका फ्लैट था छत पे, मतलब किसी फ्लोर पे होगा वो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो नीचे नहीं है. तो जो उनका वेस्टिब्यूल जो कि आप कह सकते हैं कि जो उनका गलियारा था उसके नीचे कहा जा रहा है वेस्टिब्यूल बिलो वॉज अ लेटर बॉक्स. वहाँ पे क्या था, गलियारे के नीचे एक लेटर बॉक्स था जिसमें कोई चिट्ठियाँ आती जाती नहीं थी, है ना. एंड एन इलेक्ट्रिक बटन फ्रॉम विच नो मोटल फिंगर कुड कॉक्स अ रिंग. कहने का मतलब है कि जो एक क्या कहते हैं, एक बटन था, इलेक्ट्रिक बटन था, जिसके ऊपर कोई भी मानव उंगली रखी नहीं जाती थी रिंग बजाने के लिए. मतलब कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें सुस्त पड़ी हुई थी, वहाँ पे कोई आना जाना नहीं था किसी का उनके घर के आसपास. ऑल्सो अपरटेनिंग देयर ऑन टू वॉज अ कार्ड बियरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग. देखिए, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर ये लेटर बॉक्स था उनके घर के बाहर एक कार्ड भी लटक रहा था जिस पे लिखा हुआ था मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग. ये कौन है भाई? तो हमने पहले ही बात करी थी कि दो कैरेक्टर है यहाँ पे, एक डेला है, एक जेम्स है. तो जेम्स का पूरा नाम जो है मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, तो उसका नाम का कार्ड जो है वो बाहर लटक रहा था. चलिए फिफ्थ, द डिलिंगम हैड बीन फ्लंग टू द ब्रीज ड्यूरिंग अ फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट्स पोसेसर वाज बीइंग पेड $30 पर वीक. अब देखिए, अब क्या हुआ था कि ये बताया जा रहा है कि अब उसकी परिस्थिति ख़राब हो चुकी थी डिलिंगम की, यानी कि जेम्स की, जो कि पहले वो बहुत रिच हुआ करता था,
क्योंकि उसको जो आमदनी थी ना वो $30 पर हफ्ते मिलती थी उसकी, जो कि अब मतलब कितनी हो गई है अभी जस्ट अगले लाइन में पता चल जाएगा. नाउ व्हेन द इनकम वाज श्रंक टू $20, द लेटर्स ऑफ डिलिंगम लुक्ड ब्लर्ड एज दो दे वेर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए मॉडेस्ट एंड अनएज्यूमिंग डी. कहने का मतलब है लेखक यहाँ पे चुटकी लेते हुए बोलना चाह रहा है कि पहले जो $30 पर हफ्ते उनको जो सैलरी मिलती थी ना डिलिंगम को, अब जब उनको $20 पर हफ्ते मिल रही है तो उनका जो नाम था बड़ा सा डिलिंगम करके वो अब धूमिल होता हुआ नज़र आ रहा है. और वो शायद ऐसा भी ना हो कि कभी 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 डिलिंगम से डी तक पहुंच जाए. मतलब पहले इतना बड़ा नाम था, अब इतना छोटा हो गया, अब डी तक मत आ जाए. मतलब कहने का मतलब है उनकी हालत दयनीय हो चुकी है. लेखक ऐसा बताना चाह रहा है. बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Della, which is all very good. मतलब कहने का मतलब है ये सब चीज़ होने के बावजूद, भले उनकी परिस्थिति ख़राब चल रही है, ये सब चीज़ होने के बावजूद भी जब कभी भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग जो आते हैं घर पे, अपने फ्लैट के सीढ़ी पे कदम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अंदर आने के बाद एक प्यारा सा आवाज़ आती है उनकी वाइफ डेला की, जिम करके, और फिर वो एक दूसरे से गले मिलते हैं. ये हमेशा का है ना, जो कि बहुत अच्छी बात है, विच इज़ ऑल वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. छठा पॉइंट, डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चिक्स विद द पाउडर रग. है ना, अब डेला तो थोड़ा रोना धोना कर रही थी ना, क्योंकि आपको पता, अभी हमने पहले पढ़ा ना कि डेला यहाँ पे रोते हुए काउच पे बैठ गई थी. ठीक है, फिर आगे की कहानी थोड़ी देर बताएगी जेम्स के बारे में. अब फिर से वही कहानी वहीं पहुंच गई है डेला के बारे में कि डेला फिनिश्ड हर क्राई, डेला जो रो रही थी वो चुप हो गई, अपना कंप्लीट कर लिया रोना, और उसके बाद से अपने गालों को कपड़े से पोंछ कर फिर बैठ जाती है. सी स्टूड बाय द विंडो एंड लुक्ड आउट डली एट ए ग्रे कैट वॉकिंग ए ग्रे फेंस इन अ ग्रे बैकयार्ड. देखिए, जब कभी ना आप दुखी हो जाते हैं तो आपको सारी चीज़ उजड़ी हुई नज़र आती है. तो अगर हम एक कलर की बात करें, एक रंग की बात करें, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो सब आपको दुनिया रंग बिरंगी नज़र आती है. लेकिन वही चीज़ जब आप उदास मन से किसी चीज़ को बाहर देखते हो ना, दुनिया को, तो आपको कहते हैं ना उजड़ा चमन जैसा नज़र आता है. तो वो उजड़ा चीज़ अगर कलर में देखा जाए तो रंग के मामले में हम उन्हें ग्रे कलर से देखे जाते हैं ना, कि मटमैली हो चुकी है. तो वही कलर इसको यहाँ पे तात्पर्य बोध कराना चाहता है लेखक कि जब वो रो धो के बैठती है खिड़की के सामने, तो उसे बाहर, खिड़की के बाहर एक डली ग्रे कैट, मतलब एक सुस्त सी बिल्ली दिखाई देती है, जिसका कलर भी उसको ग्रे दिखाई देता है, जो कि एक ग्रे फेंस पे बैठी हुई है, मतलब वॉक कर रही है. फेंस मतलब बाड़ होता है ना, इन ए ग्रे बैकयार्ड. अब बैकयार्ड तक भी उसको नज़र आ रहा है, वो भी ग्रे दिख रहा है, समझ आ रहा है. तो टुमारो, आगे पढ़ते हैं, टुमारो वुड बी क्रिसमस डे एंड सी हैड ओनली $1.87 विथ विच टू बाई जिम ए प्रेजेंट. देखिए, अब वो बोल रही है, मतलब सोच रही है कि कल तो क्रिसमस डे है और उसके पास बस $1.87 बचे हुए हैं, ताकि जिससे वो प्रेजेंट कर सके, यानी कि कोई गिफ्ट खरीद सके जिम के लिए. शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ्स विद दिस रिजल्ट. मतलब कहना चाह रही है कि इसने इतने महीने से ये सैलरी पैसे इकट्ठा कर रही थी, और वही बचा के भी क्या बचाए, तो बस $1.87 इतने ही बचाएं. $20 a week doesn't go far. Expenses had been greater than she had calculated. है ना, मतलब $20 a week doesn't go far, मतलब अब उसको $20 तो सोचने की ही बात रह गई है. $20 तो कभी मिलता नहीं है हफ्ते में. तो एक्सपेंसेस मतलब जो खर्च हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अगर कैलकुलेट किया जाए तो. दे ऑलवेज आर, मतलब जाहिर सी बात है खर्च तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, यही कहा जा रहा है. दे ऑलवेज आर ओनली $1.87 टू बाई ए प्रेजेंट फॉर जिम. अब फिर से वही सोच रही है, बस इतने ही डॉलर बचे हैं मेरे पास, $1.87 ही बचे हैं ताकि मैं जिम के लिए गिफ्ट खरीद सकूं. ठीक है, हर जिम, उसका जिम. Many a happy hours he had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim.
मतलब वो बस इसी चिंतन में है कि वो बहुत कुछ अच्छा खरीदना चाहती थी, कुछ शानदार सा चीज़ खरीदना चाहती थी, जो ऐसी चीज़ जिसको पाकर जिम को ऐसा प्राइड फील हो, मतलब गर्व सा महसूस हो, ऐसा कुछ खरीदना चाहती थी। लेकिन फिर वही बात आती है, उसके पास पैसे कितने पड़े हैं? बस $1.87, है ना। चलिए 7th पार्ट पढ़ते हैं। देर वॉज ए पायर ग्लास बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम। देखिए, पायर ग्लास का मतलब होता है एक लंबा सा और पतला सा शीशे मिरर, है ना, जो होता है ना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। तो लंबा सा पतला सा मिरर है, वो बता रही है कि उसके घर के बिटवीन द विंडोज ऑफ द रूम, खिड़कियों के बीच में वो लगाया है उन लोगों ने। परहैप्स यू हैव सीन अ पायर ग्लास इन एन $8 फ्लैट। मतलब ये कह रही शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि $8 हर हफ्ते का जो किराया भाड़ा है किसी फ्लैट का, उसमें एक पायर ग्लास हो, मतलब मायने रखता है। ए वेरी थिन एंड वेरी एजाइल पर्सन मे, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जब आप शीशे में, वैसे शीशे में अपने आप को चेहरा देखते हैं, और जब कभी एजाइल पर्सन यानी कि जो बहुत फुर्तीला इंसान, जैसे कि वो अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, बताना चाह रही है कि जो उसका जिम है वो बहुत ही पतला था। एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला इंसान, और साथ ही वो बहुत पतला भी था। तो अगर ऐसा इंसान अगर अपने आप को उस शीशे में देखता है तो ऐसा लगता है कि लॉन्गिट्यूडनल यानी कि परपेंडिकुलर एक लाइन होती है ना, उस तरीके की स्ट्रिप्स बनती हुई नज़र आती है। अगर वहाँ से आप गुजरेंगे मिरर के सामने से तो ऐसा लगेगा कि भाई इतना पतला इंसान है कि वो लंबा सा रॉड की तरह नज़र आएगा, स्ट्रिप की तरह, धारी की तरह। ऑब्टेन अ फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज लुक्स, डेला बीइंग स्लेंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट, है ना। तो यही चीज़ वो बताना चाह रही थी, इस चीज़ की वो मास्टर्ड हो चुकी थी, है ना। और आगे पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 8th पॉइंट। चलिए, सडनली सी वर्ल्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। अचानक से क्या हुआ कि वर्ल्ड मतलब होता है वर्ल्ड मतलब घूमना, चक्कर खाना। सडनली वो क्या होता है, अपने बैठी रहती है विंडो के सामने और एक ही बार घूम के उठती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। हर आईज वेयर शाइनिंग ब्रिलियंटली बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विदिन 20 seconds। Rapidly, she pulled down her hair and let it fall to its full length। देखिए क्या हुआ, जैसे ही वो उठ के खड़ी होती है, शीशे के सामने खड़ी होती है ना, हर आइज वेयर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी आंखें चमक रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चमक रही होती हैं जब वो सामने देखती है शीशे में, क्योंकि एक उम्मीद की चमक उसके मन में जागी है। ध्यान से समझिएगा। बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर विद इन 20 seconds। बस मुश्किल से 20 सेकेंड ही गुजरे होंगे, तभी क्या होता है, उसकी जो चमक थी वो धूमिल होती हुई नज़र आती है उसको, कि उसका चेहरा डाउन होता जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता है। ऐसा क्यों होता है, अब पढ़ेंगे आगे। रैपिडली सी पुल डाउन हर हेयर, अब मतलब ये जो चमक उसकी उड़ती जा रही है, उसी दौरान वो क्या करती है, तेज़ी से अपने बाल को खोलती है और उसे नीचे तक जाने देती है, उसके पूरी लंबाई तक, है ना। 9th, नाउ there were two positions of the James Dillingham Young in which they both took a mighty pride। ध्यान से देखिएगा कि अब देखा जाए, पोजीशन मतलब संपत्ति, जो जेम्स डिलिंगम यंग है, इन विच दे बोथ टूक ए माइटी प्राइड, मतलब उनके पास बस दो ही संपत्ति के रूप में कुछ चीज़ें थीं। वो क्या है देखिए, वन वाज जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंड फादर्स। एक जो चीज़ उसके पास संपत्ति के रूप में थी उन लोगों के दोनों के पास, वो थी जिम की जो गोल्डन वॉच थी, सोने की घड़ी थी, जो कि उनके पापा ने, है ना, मतलब उनके दादा की थी, जो दादा से उनके पापा को मिली और उनके पापा से उन्हें मिली थी जिम को। द अदर वॉज डेलाज हेयर। देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये थी कि उनका मतलब कहने का मतलब पोजीशन, यानी कि उनकी जो संपत्ति थी ना उन दोनों के पास, एक तो घड़ी थी सोने की और दूसरी चीज़ थी डेला का हेयर, क्योंकि जो डेला का हेयर था ना वो बहुत सुनहरा था, ब्राउन कलर का, बहुत सुनहरा था और बहुत लंबा था। अभी ये आगे पता चल जाएगा। हैड द क्वीन ऑफ सेबल लिव्ड इन द फ्लैट अक्रॉस द एयर शाफ्ट, डेला वुड हैव लेट हर हेयर हैंग आउट द विंडो सम डे टू ड्राई जस्ट टू डेप्रिशिएट हर मैजेस्टी ज्वेल्स एंड गिफ्ट। कहने का मतलब है कि अगर मतलब उनका ये एक तरीके से कंपैरिजन किया जाएगा कि डेला का हेयर, डेला के जो बाल थे ना वो इतने सुंदर थे। वो कह रही है कि अगर मैं अपने बालों को, मतलब अगर डेला अपने बालों को अपनी खिड़की से, है ना, बाल को नीचे लटका दे और सपोज माना जाए कि उसके घर के सामने सेबा देश की जो रानी रह रही है, ऐसा सोचा जा रहा है, तो अगर
उसके घर के सामने सेवा देश की रानी रह रही है सामने वाले फ्लैट में, और अगर वो डेला अपने बालों को बाहर खुला छोड़ दे सुखाने के लिए, तो वो जो सुंदर जो रानी है ना, सेवा की रानी अगर होती सामने, तो वो अपने सारे गहने और बहुत सारे गिफ्ट दान में दे देती सिर्फ उसके बालों को देखकर। मतलब कहने का मतलब उसके बाल बहुत सुंदर थे। और सेकंड चीज़, had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy। अब देखिए, अब जो कीमती वस्तु थी, एक तो थी डेला के बाल थे, और दूसरा जो था जिम के जो घड़ी थी। तो कहने का मतलब है अब इसको जिम के घड़ी को तुलना किया जाएगा किंग सोलोमन, एक राजा सोलोमन है ना। अगर वो गेट पर खड़ा हुआ होता, मान लो जिस गेट से, जैनिटर का मतलब होता है कि द्वारपाल, अगर मान लो कि जो किंग सोलोमन है उसके घर के बाहर उसके द्वार पे खड़ा रहता, और वहाँ से अगर जिम अपने घड़ी को ऐसे मतलब घुमाते हुए गुजरता, घड़ी को छूते हुए या फिर घड़ी को देखते हुए गुजरता, तो जो राजा था होता ना, उसको राजा को अपने दाढ़ी के बाल खींचने पे मजबूर हो जाता। मतलब कहने का मतलब फिर से है कि अब उसका जो घड़ी था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो इस तरीके से लेखक ने कंपैरिजन करके जताना चाहा है कि उनकी जो दो चीज़ें थी संपत्ति के रूप में, वो कितनी कीमती थी उनके लिए और कितनी कीमती थी, सुनहरी थी। अब देखिए 10th पॉइंट। सो नाउ डेला's ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हर, rippling and shining like a cascade of brown waters। कहने का मतलब है जो डेला का जो ब्यूटीफुल हेयर था, बाल था, वो बहुत ही चमकदार था, और साथ ही ऐसा लगता था कि झरना के जैसा लगता था, पानियों का झरना जैसे बहता है ना, वैसे वेव करता हुआ नज़र आता था, लेकिन ब्राउन कलर में। इट रीज बिलो हर नीज एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर। उसके जो बाल थे उसके घुटनों के नीचे तक जा चुके थे, और वो एक तरीके से उनके हार के रूप में उसका मान सम्मान बढ़ाते थे। एंड देन शी डिड इट up again nervously and quickly. Once he faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet। कहने का मतलब है जो उसने लाल कपड़े पहने हुए थे, है ना, और साथ में कारपेट जो नीचे बिछा हुआ था लाल कलर का, और जो वो खड़ी हुई थी 1 मिनट के लिए स्तब्ध खड़ी हो गई, और उसके आंखों से आंसू छलक पड़े और वो रेड कारपेट पे गिर गए। हुआ क्या, अब देखते हैं। On went her old brown jacket, on went her old brown hat। मतलब इसका मतलब होता है कि डेला ने अपना पुराना ब्राउन जैकेट पहना, पुरानी ब्राउन टोपी, हैट लगाई, with a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out of the door and down the stairs to the street। मतलब ये चीज़ें वो पहनकर, ब्राउन जैकेट पहन ली, पुराना ब्राउन हैट लगा ली, और अपना स्कर्ट पहनकर, और अपने आंखों में एक चमक लेकर वो दरवाजे की तरफ से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों से होते हुए सड़क पर आ गई। अब देखिए क्या होता है। 12th, where the stop the sign read।